नमस्कार, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह और करने जा रहे हैं हम शेयर्स की बात अपनों के साथ। जी हाँ, और आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे आज के मार्केट एक्सपर्ट मिस्टर प्रदीप फलदर, जो कि फाउंडर हैं पीएचडी कैपिटल के। प्रदीप जी, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। थैंक यू फॉर अगेन हैविंग मी ऑन योर शो एंड गुड इवनिंग आपको एंड सारे व्यूअर्स को। यार, कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन लाली को हरा कर हरियाली नजर आ रही है और ऐसे में हम करने जा रहे हैं अगले हफ्ते की तैयारी मिस्टर प्रदीप फलदर के साथ। तो प्रदीप जी, फेस्टिव सीजन है तो कैसे नजर आ रहा है मार्केट का मूड? न्यूट्रल है शॉर्ट टर्म में एंड मुझे लगता है कि अभी भी रेंज बाउंड के अंदर ही मार्केट रहने वाला है। ऐसा कोई अनएक्सपेक्टेड मूव एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूं मैं मार्केट को लेके। अभी बहुत ही शानदार आज के क्लोजिंग आया है 24,894 के आसपास। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके का एक लास्ट एक से 2 दिन पहले का हाल था, एटलीस्ट 24,600 से लेके 24,650 से लेके एक बाउंस बैक तो आया है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर भी आ सकता है यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर। सो कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड है। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी भी कंपेयर करके देखेंगे, मुझे लगता है कि 55,800 55,900 पे एक सेलिंग प्रेशर बन सकता है शॉर्ट टर्म में एंड एक ऑलमोस्ट सपोर्ट जो है 55,000 के अराउंड है। सो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों 1 से 2 हफ्ते के व्यू से मतलब नेक्स्ट वीक मुझे लगता है कि रेंज बाउंड ही रहने वाला है। ऐसा कोई मेजर सपोर्ट या तो रेसिस्टेंस अभी ब्रेक नहीं हुआ है और ओवरऑल मार्केट में अभी ऐसा स्ट्रैटेजी रखना चाहिए क्योंकि मार्केट और इकोनॉमी दोनों एक कंसोलिडेशन फेज में है। सो हमें लगता है कि एक बार इस बाजार में हमें मोमेंटम को चेज नहीं करना चाहिए, हमें बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी रखना है। जी ओके, आप कह रहे हैं ऐसे में बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी है, तो इस समय आप सेक्टर वाइज फोकस कर रहे हैं प्रदीप जी या स्टॉक वाइज? ये मैं अभी स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, सेक्टर वाइज से ज्यादा सेक्टर भी कर रहा हूँ, स्टॉक भी कर रहा हूँ, ज्यादा फोकस स्टॉक स्पेसिफिक है। ऑलराइट, जैसा कि आपने सुना प्रदीप जी हमसे डिस्कस करने जा रहे हैं अगले हफ्ते की तैयारी। तो शो में आप लोग बने रहिए और अपने सवाल रेडी कर लीजिए, क्योंकि प्रदीप जी शो के दौरान और शो के आखिर तक कई सारे ऐसे टॉपिक्स अपने देने वाले हैं जो उनके हिसाब से इस समय के लिए सही हो सकते हैं। और जिन लोगों ने हमारी मेंबरशिप नहीं ली है, जल्दी से मेंबरशिप ले लीजिए ताकि आपके नाम के अगेंस्ट आ जाए बैच और आपको हमारे एक्सपर्ट से सवाल पूछने का मिल जाए मौका। वेल प्रदीप जी, टाटा मोटर्स को लेकर काफी सारे सवाल आ रहे हैं मेरे पास। ऑटो सेक्टर, त्योहारों का मौसम है, दशहरा अभी अभी गया है, दिवाली आने वाली है, काफी चर्चा में रहता है ऑटो सेक्टर इस वक्त। तो उसको लेकर अपना व्यू बताइए। देखिए, टाटा मोटर्स को लेके मेरा पॉजिटिव व्यू है और हमने बहुत बार डिस्कशन भी किया है आपका चैनल में। आप देखेंगे ऑलमोस्ट टाटा मोटर्स का जो मार्केट कैप है 2,63,000 करोड़ के ऊपर है एंड कहीं ना कहीं पैड भी है 21,000 करोड़ के ऊपर। 716 के आसपास का क्लोजिंग आया है और लास्ट 2-3 महीने से एक रेंज बाउंड ट्रेड के अंदर फंसा हुआ है। एक टाइम करेक्शंस और एक प्राइस करेक्शंस दोनों एक साथ ही चल रहा है। ऑलमोस्ट 740 से लेके 640 के रेंज पे फंसा हुआ था। तो आज का जो डे हाई था 740 वो से एग्जैक्टली हाई लगा के नीचे आ चुका है। सो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगेन एक टाइम करेक्शंस और प्राइस करेक्शंस दोनों इसमें अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, एक रेंज के अंदर है। ओवरऑल नेक्स्ट अगर कुछ मैं 2 से 3 क्वार्टर का मैं बात करूंगा तो मैं उसमें पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है कि 740 745 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है तो फिर आपको 950 से लेके 1,000 का टारगेट आना चाहिए टाटा मोटर्स को। तो जिनके पास पोजीशन है बने रहिए, फ्रेश बाई भी आप थोड़ा बहुत डिप मिलता है तो करके जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और हमने मल्टीपल टाइम डिस्कशन किया टू 670 680 से। सो लास्ट वीक कुछ रिपोर्ट भी आया था नेगेटिव, हमने एग्री नहीं किया और अगेन बाउंस बैक किया टाटा मोटर्स। तो ओवरऑल मेरा व्यू पॉजिटिव है इस पे। आप कह रहे हैं बाय ऑन डिप अगर थोड़ा सा करेक्शन आता है तो कर लेंगे, तो कुछ लेवल्स आप बता पाएंगे क्या? देखिए, टाटा मोटर्स के लिए अगर आप फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो तो मुझे लगता है कि अगेन आपको 670 680 का जोन के लिए वेट करना चाहिए। अभी फिलहाल 1 हफ्ता पहले ही था 670 680 और उससे पहले 2 महीने से था 670 680 और इसीलिए अभी थोड़ा कंफर्ट मिलना मुश्किल है। इट विल टेक अगेन टाइम, मार्केट हो या सिग्नल, पेशेंस रखना चाहिए और इसलिए मुझे लगता है कि अभी वेट करना चाहिए आपको। बिल्कुल, मार्केट हो या सिग्नल, पेशेंस रखना चाहिए और लाइट को जरूर बहुत ध्यान से रखना चाहिए।
कब आपको रेडी होना है, ग्रीन सिग्नल का वेट करना, कब हाँ अभी पेशेंस के साथ वेट करना चाहिए रेड लाइट पे। प्रदीप जी, तो टाटा मोटर्स की बात हो गई, ऑटो सेक्टर में कुछ ऐसे और आपके पिक्स हो या ऐसे कोई स्टॉक्स हो जो आपको लग रहा है कि अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं आने वाले वक्त? ऑशो क्लीलैंड बहुत टाइम से चला नहीं है, एंड मुझे लगता है कि ऑशो क्लीलैंड एक वन अदर काउंटर हो सकता है, लेकिन उनके लिए है जिनका व्यू मिनिमम 12 महीने का हो। मतलब अभी दिवाली से लेके नेक्स्ट 1 साल का मुझे लगता है कि आप व्यू अगर है आपका, तो ऑशो क्लीलैंड आपको डेफिनेटली पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। ओवरऑल देखा जाए तो जीएसटी का जो कट का न्यूज़ है, इसका बेनिफिट भी ऑशो क्लीलैंड को होने वाला है। बहुत सारे अलग अलग टू व्हीलर फोर व्हीलर जितने भी स्टॉक्स है भागा है, अशोक लीलैंड उतना भागा नहीं है। 130 128 के आसपास का एक ब्रेकआउट लगाया था, उसके बाद से थोड़ा बहुत चला, अभी भी ये कंसोलिडेशन कर रहा है। 139 140 अच्छा वैल्यूएशन से कभी भी आपको 134 135 के आसपास मिलता है। आपको डेफिनेटली करेंट जोन से मुझे लगता है कि 1 साल का व्यू से 20 से लेके 25% का आप मूव करेंट जोन से मैं देखता हूँ। इस केस में आपको एक बार 110 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। पर आप कह रहे हैं व्यू लगभग 12 मंथ्स का होना चाहिए। हाँ जी, बिग व्यू एक साल का तो रखना चाहिए मिनिमम। अशोक लेलैंड में आपकी पहली पिक मान लूं क्या? हाँ, अशोक लेलैंड भी मान लीजिए, एंड टाटा मोटर्स भी बढ़िया लगता है मुझे, टाटा मोटर्स भी ऐड कर लीजिए, कोई इशू नहीं। चलिए, तो ये हो गए आपके 2 पिक्स शो के स्टार्टिंग में ही, टाटा मोटर्स एंड अशोक लेलैंड। तो हमारे दर्शकों की शुरुआत हुई है बोनस के साथ, और अपने सवाल लेकर भी हमारे दर्शक आ गए हैं। सबसे पहले आए हैं शादाब जी, कह रहे हैं मैम प्रदीप जी और आप दोनों को मेरा आदाब। आदाब शादाब जी। कह रहे हैं मेरा जो GRSE की जो बाइंग प्राइस है वो है 2630 का इनका है बाइंग प्राइस, गार्डन रीच शिपिंग इंजीनियरिंग्स का। कह रहे हैं कि इसमें क्या करना चाहिए मुझे? बने रहिए, अभी व्यू तो आपको लंबा रखना है, आपको शॉर्ट टर्म व्यू रखना ही नहीं है डिफेंस में, और स्पेशली गार्डन रिच में। और हाँ, शॉर्ट टर्म पे ही सलाह मांग रहे हैं। शॉर्ट टर्म है तो मुझे लगता है कि आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए आपको। भाई अभी तो स्टॉप लॉस हो रहा है आपके बाइंग से भी 100 पॉइंट नीचे। सो अभी आपके बाइंग से 100 पॉइंट नीचे है स्टॉप लॉस। और डिफेंस और स्पेशली जीआरएस से ऐसा काउंटर है एक तरफा, 3400 3500 तो ऐसा होने वाला नहीं है। सो हो सकता है कि अगर आपका शॉर्ट टर्म भी हुआ तो एक बार आप प्रॉफिट बुक 1 2 दिन में करके निकल जाइए। उस टाइम पे आपको 2750 2800 के भाव कभी भी मिलता है तो निकल जाने का सलाह होगा। बाकी अगर व्यू है 6 8 महीना वेट करना, मुझे लगता है कि जिनके पास भी ऐसा पोजीशन है, अब 3500 3700 के ऊपर आपको प्राइस मिलेगा। ऑल टाइम हाई आपको लगाने का हाईली पॉसिबिलिटीज है गार्डन रिच शिपिंग लिमिटेड में। अब कह रहे लेकिन बस थोड़ा सा वेट करने का इसमें पूरा खेल है कि आप। इनका एक्चुअली सेगमेंट ही ऐसा है, आपको आना है मिनिमम एटलीस्ट 4 से 6 महीने का टाइम हाथ में लेके, 15 20 दिन का 1 महीने का टाइम डिफेंस में लेके आएंगे तो एक्सीडेंट होने का चांसेस बहुत हाई है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत चलता है, जब चलता है जब नीचे आता है तो बहुत नीचे आता है, टू मच वॉलेटाइल है, मार्केट कंसोलिडेशन है। ऐसे बाजारों में तो आपको इमीडिएट लेवल पे एक्सपेक्टेशन ना रखना चाहिए। अगर एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कहीं ना कहीं, ये हमारा पर्सनल ओवर एक्सपेक्टेशन होता है मार्केट से, तो ओवर एक्सपेक्टेशन ऑलवेज किल योर हैप्पीनेस। मॉपन लैब भी इन्होंने परचेज कर रखा है, इनका जो एवरेज प्राइस है वो है 52.50 का, तो उस पर भी आपका व्यू जानना चाह रहे हैं। कितने पे? 52.50। ओके, देखिए मुझे लगता है कि अभी तो 49 के आसपास प्राइस है, आप बने रहिए, एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए ऑलमोस्ट 45 के आसपास। 45 विल बी योर स्टॉप लॉस एंड होल्ड करने का सलाह रहेगा। आप जैसे ही आपको कॉस्ट टू कॉस्ट मिले तो एक बार एग्जिट कीजिए। 55 56 आपको मिलेंगे, उस टाइम पे एग्जिट करने का सलाह रहेगा। ऐसा कोई ब्राइट फ्यूचर मैं करेंट जोन से नहीं देख पा रहा हूँ। ऑल राइट है, करंट जोन से आप कह रहे हैं कोई ज्यादा ब्राइट फ्यूचर अभी नहीं देख पा रहे हैं। शेयर बाजार ज्ञान इनकी आईडी है। ज्ञान जी ने पूछा है कि मैं लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस लिमिटेड की मेरे पास शेयर हैं, 170 के भाव पर इन्होंने खरीदा है। कह रहे हैं सर बताइए अब करना क्या है? देखिए इसका एक स्टॉप लॉस 169 पे ब्रेक हो चुका है, उसके बाद 155 में एक सपोर्ट था वो भी ब्रेक हो चुका है। स्टॉक भागना अगर है फिर से इसको 160 के ऊपर क्लोजिंग जाना पड़ेगा, अभी तो 120 से पहले कोई सपोर्ट नहीं है। तो मेक श्योर जब भी आप निवेश कर रहे हो, इस सबसे रिक्वेस्ट है, एट फर्स्ट कंपनी में जैसा होता है ना, हायरिंग से पहले अपना फायरिंग फिक्स्ड कर लेता है, वैसे स्टॉक में आप एंट्री से पहले अपना एग्जिट फिक्स्ड कर लीजिए। एग्जिट नहीं फिक्स्ड करेंगे, कमेंट करते करते आपका जो है हाथ आपका दर्द हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप कमेंट करते रहेंगे। ये पूरा जो है एक नेग्लिजेंस होता है फाइनेंस को लेके कि आप स्टॉप लॉस लगाते नहीं हो। क्लियर कट एग्जिट यहाँ पे है, नहीं करते हो तो आपको फिर से 110 115 ऑन द वे कमिंग सुन है।
ऑलराइट, 110 115 आप कह रहे हैं ऑन द वे कमिंग सून, लग रहा है आपके हिसाब से। शिराजुल जी हैं सुरक्षा डायग्नोस्टिक्स पर, इनका सवाल है। कह रहे हैं मेरा जो बाइंग प्राइस है वो है 353 का। कह रहे हैं 16% लॉस में हूँ। सर प्लीज बताइए क्या करना चाहिए। देखिए, मुझे चार्ट में जितना समझ में आ रहा है अभी भी उनको तो होल्ड रखना नहीं है, एग्जिट ही करना है। अगर आप एग्जिट नहीं करेंगे और डाउन साइड में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इनफैक्ट रिसेंटली मैंने इनका मैनेजमेंट का कॉल भी सुन रहा था, मैं मुझे उतना अट्रैक्टिव नहीं लगा। एंड कहीं ना कहीं एग्जिट करने का सलाह रहेगा। ऑलराइट, आपके हिसाब से एग्जिट करने की सलाह। अनिल लोहान जी हैं, कह रहे हैं सर मेरे पास जो स्टॉक है वो है फेयर केमिकल्स, फेयरकेम ऑर्गेनिक लिमिटेड का, और इनका जो बाइंग प्राइस है वो है 775। कह रहे हैं सेल करूं या होल्ड करूं। ओके, कौन सा नाम बताया आपने? फेयरकेम ऑर्गेनिक, FAIR, फेयर। ओके, FAIR। ओके, सो अभी 775 के आसपास चल रहा है। और मुझे लगता है कि एक बार आपको यहाँ से एग्जिट कर लेना चाहिए, सात क्योंकि सौ पचहत्तर का ही इनका बाइंग प्राइस है। तो फिर आपका कोई लॉस नहीं हो रहा है, एग्जिट करने ओके, आपके हिसाब से इसमें एग्जिट का करना। सलाह रहेगा। 1000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, लॉस मेकिंग कंपनी है। ओके। हम्म, हमारे डायमंड मेंबर हैं अक्षय गुप्ता जी, डिक्सन पर इनका सवाल है। इनका जो बाइंग प्राइस है वो है 16620 का। कह रहे हैं उस पर क्या करना चाहिए अभी, हम्म। टारगेट बेसिकली पूछ रहे हैं। टारगेट 20,000 के ऊपर है मेरा, बट अभी भी ये जो करेक्शन हो रहा था, मुझे लगता है कि करेक्शंस कंप्लीट नहीं हुआ है। इसको थोड़ा और टाइम देना चाहिए करेक्शंस कंप्लीट करने के लिए। तो और बाकी अभी भी अट्रैक्टिव है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा बढ़िया रिटर्न दिया है। लेकिन हो सकता है कि और एक बार आपको डीप लगा दे। और ये फ्यूचर्स वाला स्टॉक है। हाँ, तो उनका क्या फ्यूचर में है? हाँ जी। ओके, तो अक्टूबर फ्यूचर या नवंबर फ्यूचर, कौन सा फ्यूचर उन्होंने बताया नहीं, राइट? जी। ठीक है, फ्यूचर में है तो भी बने रहिए, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फ्यूचर में से बेटर होगा आप थोड़ा शिफ्ट होके कैश में रहेंगे तो अच्छा है, क्योंकि फ्यूचर में लॉट साइड है। कौन सा फ्यूचर आपने लिया है वो डिपेंड कर रहा है। अगर आपने करेंट मंथ का फ्यूचर लिया है। मेरा हाँ मैम। सिर्फ फ्यूचर में है, इन्होंने लिखा है कि जो स्टॉक बाइंग है ओके, वन तो फिर सिक्स सिक्स टू जीरो का है इनकी जो बाइंग प्राइस। अभी के लिए मुझे लगता है कि फ्यूचर में है तो फिर एक स्टॉप लॉस आपको जरूर मेंटेन करना चाहिए। 16,090 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगाइए और बने रहिए। ओके, तो स्टॉप लॉस आपने बताया। HDFC फ्यूचर भी इन्होंने लिया हुआ है एट 980, तो उस पर भी ये टारगेट आपसे पूछ रहे हैं और स्टॉप लॉस। HDFC फ्यूचर चलेगा नहीं अभी। जैसे ही HDFC बैंक चलता है 5 साल में डबल होता है, वैसे ही HDFC का थीम रहेगा। अभी के लिए वैल्यू जोन पे है। आप एक बार 940 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, लेकिन HDFC नहीं चलेगा। HDFC बहुत स्लो काउंटर है। अब देखिए जिस तरीके का लिक्विडिटी है, 14,82,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, तो 5% भी चल गया बहुत होता है, तो इजीली चलेगा नहीं। तो इट विल टेक सम टाइम। ओके। प्रदीप जी, फार्मा सेक्टर में जो अभी ट्रम्प टैरिफ को हम देख रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन अभी नहीं हुआ है, उसको पोस्टपोन किया है, तो इस सेक्टर में आपकी क्या राय रहेगी, और इस सेक्टर में अगर आपकी कोई फेवरेट पिक्स हो तो। नहीं, अभी तो जितना इफेक्ट था शॉर्ट टर्म में एक बार हो चुका है। मुझे ज्यादा मैं नेगेटिव इस वजह से अभी तो तुरंत नहीं देख पा रहा हूँ। और हम्म। मुझे लगता है कि जिस तरीके का ऑरोविंद फार्मा है, सन फार्मा है, लुपिन है, जितने भी स्टॉक्स है, अभी भी करेंट जोन से मैं 15-20% करेक्शंस देख रहा हूँ। अगर क्योंकि कंफर्ट नहीं आ रहा है अभी फार्मा को लेके बाई करना, ना ही अच्छा वैल्यूएशंस में है, अभी एक ऐसा कंफ्यूज जोन में है। इट विल टेक डिसीजन, थोड़ा मुश्किल होता है डिसीजन लेना कि फार्मा यहाँ से आप बाय करोगे कि नहीं। लेकिन फंडामेंटल के आधार पे देखा जाए लुपिन अच्छा है। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि ये जिस तरीके का अभी एक कंसिडरेशन जोन पे है 1973 के आसपास है, कभी भी 1750 के आसपास मिलेगा तो मैं एक बार देख के बाय करूंगा, लेकिन अभी तो कुछ नहीं करना है। ओके, तो अभी आप कह रहे हैं अभी फार्मा को लेकर कुछ नहीं करना है आपके हिसाब से। डिफेंस शेयरों में जो खरीदारी देखी जा रही है अभी, तो ये आगे भी आप देख रहे हैं जारी रहेगी, कुछ व्यू रखना चाहिए डिफेंस सेक्टर में।
देखिए, मुझे लगता है कि डिफेंस में डेफिनेटली पॉजिटिव होना चाहिए व्यू। एंड आप बने रहिए डिफेंस में, ऐसा कुछ तो प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखता है। और डिफेंस एक ऐसा काउंटर है, अभी भी रैली आना डिफेंस में बाकी है, तो जिनके पास पोजीशन है होल्ड करने का सलाह रहेगा। और डिफेंस में मेरा ऑलवेज जो व्यू है वो BL और HL को लेके है। BL और HL मेरा फेवरेट काउंटर है। मुझे लगता है कि आपको पोर्टफोलियो में होना चाहिए। प्रदीप जी कुछ लेवल्स बता सकते हैं आप बी और एच एल के? देखिए, BL अभी ऑलमोस्ट 412 के आसपास का प्राइस चल रहा है। एंड मुझे लगता है कि BL आपको कभी भी अगर बाई चांस 400 के नीचे मिलता है तो डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। लेकिन ऐसा 400 के ऊपर है ऐसा भी है नहीं, कि ओवर वैल्यूएशन में है ऐसा भी नहीं है। तो ये आपके कॉल के ऊपर है, आप कैसे थोड़ा देखते हो। मैं तो इसको पॉजिटिव देखता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 400 के नीचे बहुत दिन था। तो मेरे अंदर तो ज्यादा पेशेंस नहीं है, मैं करेंट जोन से ही बाय करना पसंद करूंगा। क्योंकि BL का जो मार्केट कैप है आप देखेंगे 3 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एंड 5500 के आसपास इनका पैड भी है। सो ओवरऑल फंडामेंटल के आधार पे देखा जाए, डिफेंस सेक्टर ऐसा एक सेक्टर है इंडिया पे नेक्स्ट, जो विकसित भारत का थीम है 2047 में, हर बार बताया मैंने कि डिफेंस वन ऑफ द टॉप मोस्ट पोटेंशियल काउंटर हो सकता है। और आप ही के चैनल में हमने बहुत बार रिकमेंडेशन दिया है BL को लेके, 370 में, 380 में, 400 के ऊपर है। इसका टारगेट जो होगा, पहला टारगेट 440 क्रॉस जैसे ही करेगा सीधा सीधा 550। तो BL मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, और HAL भी रखना चाहिए। 4870 के आसपास का है, 6800 7000 जाने के लिए रेडी हो रहा है HL। नेक्स्ट 12 से 15 मंथ का व्यू रहेगा। और डिफेंस में दोनों काउंटर मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है। और HL आप देखेंगे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक अभी 3,25,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एंड 8,300 करोड़ के आसपास इनका पैड भी पोस्ट किया है। ऑलमोस्ट स्टॉक का जो पी है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, 39-40 के अराउंड चल रहा है। एंड इंडस्ट्री चल रहा है ऑलमोस्ट 71-72 के अराउंड। तो देखा जाए अभी भी अंडर वैल्यूएशंस पे है। सो नो डाउट इज ए वेरी गुड पोटेंशियल स्टॉक, आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए डिफेंस में। ऑल राइट, तो डिफेंस के आपके दो पिक्स हो गए, बीईएल और एचएएल। लेवल्स भी प्रदीप जी ने बहुत अच्छे से डिस्कस कर दिया। प्रदीप जी, एक शेयर जो लास्ट डे फ्राइडे को चर्चा में रहा वो था अटलांटा शेयर में। लगातार दूसरे दिन हमने देखा अपर सर्किट लगते हुए इरकॉन का जो ये ऑर्डर मिला है इसको, उसके बाद हम ये तेजी देख रहे हैं। ये तेजी आप आगे भी बरकरार होती हुई देखते हैं या अब रुकेगा ये? देखिए, मुझे लगता है कि लास्ट दिन भी एक यहाँ पे रैली था, आज भी 20% ऊपर है, ऑलमोस्ट 55.65 के आसपास आ चुका है। सो 63-64 में एक रेसिस्टेंस है। तो हो सकता है कि मंडे जैसे ही ओपन हो, एक बार आपको उस गैप अप देखने को मिल जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट आज तो अपर सर्किट में ही बंद हुआ है। उस गैप अप में आपको एक बार 58-60 तक भी दिख जाए। लेकिन अभी फ्रेश बाई करना किसी के लिए खतरे से, मतलब वो सावधानी आपको मेंटेन करके चलना है। और पर्टिकुलर स्टॉक को अभी मुझे लगता है कि एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जिनके पास पोजीशन है 52-53 के आसपास का मेंटेन करना चाहिए और बने रहना चाहिए। लेकिन फ्रेश पोजीशन नहीं बिल्ड करना चाहिए, बहुत रिस्की है ये। ऑल राइट, फ्रेश पोजीशन अभी नहीं बिल्ड करना चाहिए, रिस्की हो सकता है इसके हिसाब से। आप लोग अपने सवाल पूछ रहे हैं और प्रदीप जी अपनी राय दे रहे हैं। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारी मेंबरशिप नहीं ली है तो आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। हमारी में प्रीमियम मेंबरशिप शुरू होती है 159 रुपीज से, जिससे आपको मौका मिलेगा हमारे एक्सपर्ट से एक सवाल पूछने का। अगर आप हमारी डायमंड मेंबरशिप लेते हैं जो कि 599 रुपीज की है, तो आपको अप टू 5 शेयर स्टॉक्स पे राय लेने का मौका मिलेगा एक्सपर्ट से। और अगर आप हमारी सपोर्ट मेंबरशिप लेते हैं 1199 की, तो आप अपना पोर्टफोलियो भी रिव्यू करा सकते हैं एक्सपर्ट के द्वारा। तो फिर देर किस बात की, मेंबरशिप ले लीजिए। और हाँ, मेंबरशिप आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी ले सकते हैं जो है 9211591685। मैं रिपीट करती हूँ, 9211591685। और हमारा यही नंबर है, और यूट्यूब के थ्रू ही आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, और किसी प्लेटफॉर्म पे अभी अवेलेबल नहीं है। प्रदीप जी, हमारे आज के लकी सब्सक्राइबर हैं अतुल कुमार त्रिपाठी जी। अतुल कुमार त्रिपाठी जी ने कम से कम नहीं तो 20 बार प्लीज लिखा हुआ है और आपसे ही सवाल करने की रिक्वेस्ट करी है। कह रहे हैं E2E नेटवर्क्स का इनके पास जो शेयर है और उसका प्राइस है 3300। आई थिंक सो प्राइस ये इन्होंने मेंशन नहीं किया है, और 2 से 3 साल का इनका व्यू है। आपकी राय जानना चाह रहे हैं।
आप 3150 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अभी के लिए जो टारगेट निकल के आ रहा है वो है बेसिकली 4000 के आसपास। 4000 के ऊपर जाता है तो फिर से आपको एक बार रिव्यू करना चाहिए। लेकिन अब 3150 के आसपास का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए इस काउंटर के साथ। ऑल राइट, स्टॉप लॉस के साथ आप इस काउंटर के साथ बने रह सकते हैं। हम्म। एक और स्टॉक है जिसके बारे में सवाल आते हैं, वी मार्ट रिटेल को लेकर। और अभी हमने इसके रिजल्ट्स भी आते हुए देखे, जिसमें मतलब अच्छी ग्रोथ दिख रही है उसमें। इनका जो टोटल रेवेन्यू है वो 61 करोड़ से 22% बढ़कर 807 करोड़ पर हो गया है। तो क्योंकि फेस्टिव सीजन भी है, रिटेल का शेयर है, तो क्या व्यू रख रहे हैं प्रदीप जी इस पर अभी? देखिए ऑलरेडी चल चुका है। आप देखेंगे ओवरऑल थीम चल रहा है, वी मार्ट, डी मार्ट, विशाल मेगा मार्ट, स्टाइल बाजार एंड वी टू रिटेल, जितने भी सिमिलर काउंटर स्पेस में है, ऑल स्टॉक ऑलरेडी बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। और नो डाउट अभी तो देखिए 15% चल चुका है, सो अभी भी अपसाइड बाकी है, ऐसा नहीं कि आपसे अपसाइड नहीं होगा। मुझे लगता है कि इसका टारगेट होना चाहिए 940 एंड 1000 के आसपास का। तो करेंट जोन से भी आप साइड में देख पा रहा हूँ, मतलब 13 से 15 का आप साइड आप मोमेंटम नेक्स्ट 6 से 8 महीने में मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन किसी को अगर फ्रेश बाय करना है 842 पे नहीं, नीचे आने दीजिए, 810-15 पे आने दीजिए, देन एक बार आपको बाय करना चाहिए। जी। कोई फेवरेट है आपका इस काउंटर में से? विशाल मेगा मार्ट, विशाल मेगा मार्ट बहुत टाइम से ऑलरेडी चल रहा है एंड अभी 149 150 का अराउंड चल रहा है। और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, हमने क्लाइंटों के साथ भी शेयर किया है, और जितने भी कॉल्स को लेके अभी तक मैंने बात किया है, कोई भी कंपनी में मेरा या हमारे कंपनी का कुछ पोजीशन नहीं है। हो सकता है कि क्लाइंटों को हमने दिया है। तो विशाल मेगा मार्ट 149 150 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि 130 के आसपास का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। जब से प्रोमोटर होल्डिंग सेलिंग का न्यूज आया था, उस दिन का डीप था 112-13 तब से नॉन स्टॉप भाग रहा है। रिसेंटली एक टॉप भी बनाया था 150 के ऊपर, सस्टेन नहीं होगा, नीचे आ गया था। अच्छा खासा हेल्दी करेक्शन होने के बाद अभी ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये स्मॉल कैप मिड कैप में है और इसमें पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है। 132 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, 185 इसका टारगेट होगा नेक्स्ट 6 से 8 महीने का व्यू। ऑल राइट, ये तो हो गया विशाल मेगा मार्ट पे। लॉस भी मिल गया, व्यू भी मिल गया, और कितने महीने लगेंगे वो भी डिटेल डिस्कस हो गई। अशोक शर्मा जी हमारे मेंबर हैं, डिफेंस पर एक सवाल लेकर आए हैं, बीडीएल पर। तो बीडीएल पर जो इनकी बाइंग प्राइस है वो है 1544, 1544 का। कह रहे हैं क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए आपके लिए स्टॉप लॉस होगा 1475, 1475 विल बी और स्टॉप लॉस बने रहिए। अभी तो आपका बाइंग प्राइस के आसपास ही ऑलमोस्ट चल रहा है, 1560 का आज का क्लोजिंग है। सो बने रहिए। एक बार आपको 1750-1800 रुपये मिलता है नेक्स्ट 2-3 महीने में, तब जाके आपको एक बार प्रॉफिट बुक करना है। अच्छा पैटर्न है, अभी अपने अच्छा प्राइस में लिया है। तो जो भी बीडीएल बीईएल एचएल में इस जोन पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आज से 6-8 महीने के बाद उनको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगा, क्योंकि ओवरऑल जो हमारे डिफेंस स्पेस है अभी भी अंडर वैल्यूएशन पे है। तो आई बिलीव इस साल बजट में भी कुछ होने वाला है। तो जैसे ही कुछ होगा एंड सेंटिमेंट और कुछ अच्छा होता है तो डेफिनेटली प्राइस एक्शन पे अभी आपको देखने को मिल सकता है। तो बने रहिए, कोई इशू नहीं। ऑल राइट, अभी बने रह सकते हैं प्रदीप जी के हिसाब से। हमारे डायमंड मेंबर है अक्षय गुप्ता जी, ये एलटी फ्यूचर्स फ्यूचर इनके पास है, और 3710 के प्राइस पर है। तो फिर कह रहे हैं कि टारगेट और स्टॉप लॉस आपसे पूछना चाह रहे हैं। 3710 अक्टूबर का फ्यूचर में अभी देख रहा हूँ, 3752 चल रहा है। आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 3680 के आसपास। 3680 विल बी और स्टॉप लॉस, बने रहिए। एक बार आपको बेचना है 3850 3890 के आसपास। अगर आपका अक्टूबर का व्यू है तो अभी भी आपके हाथ में टाइम है। एंड इसीलिए जब भी आप बताएं, कोई भी कमेंट करे फ्यूचर ऑप्शंस को लेके, वो कौन सा अपने फुट लिया है वो बता देंगे, कौन सा मंथ का तो अच्छा होता है प्राइस देखना। अक्षय जी, अगर आप ये सारी डिटेल्स के साथ अपना सवाल फिर से भेजेंगे तो इट विल बी बेटर, और हम लोग अच्छे से इसको ले पाएंगे और आपको व्यू भी थोड़ा क्लियर मिल पाएगा। प्रदीप जी, वारी एनर्जीज की जो बोर्ड ने इनको क्षमता बढ़ाने के विस्तार को बेसिकली मंजूरी दी है, उसके बाद से ये जो शेयर है ये चर्चा में है। तो वारी एनर्जीज को लेकर क्या व्यू है? लास्ट वीक भी चर्चे में ही था, 2-3 दिन पहले ही। एंड इसमें न्यूज यही था कि एक एलिगेशन था कि कंपनी ने कुछ प्रॉब्लम किया है, तो इन्वेस्टिगेशंस हो रहा है। एंड स्टॉक थोड़ा नीचे आ गया था और बहुत सारे ब्रोकिंग हाउस का रिपोर्ट भी आया था नेगेटिव। तो हमने माना नहीं, क्योंकि
मुझे लगता है कि कोई भी कंप्लायंस ब्रेक करना इज ए पार्ट ऑफ बिजनेस है, और ईज ऑफ डूइंग के नाम से जो हम सोचते हैं कि बिजनेस करना इजी होता है, एक बिजनेस करना और एक लिस्टेड कंपनी चलाना, दिस इज नॉट ए जोक, दिस इज अ वेरी टफ जॉब। क्योंकि हमारे देश में जितने ओवर रेगुलेशंस है और जितने भी फॉरेन पॉलिसीज है, इसको मेंटेन करके कंप्लायंस मेंटेन करना, दिस इज नॉट ए इजी थिंग। सो इन्वेस्टिगेशन, आरोप लग सकता है, लेकिन आरोप के आधार पे आप किसी को जज नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो एविडेंस के साथ अभी प्रूव नहीं हुआ है। तो लास्ट वीक का जो स्टेटमेंट आया था, तो मैंने ऐसे ही देखा था, उसके बाद बहुत सारे नेगेटिव इसमें रिपोर्ट आया, मैं फिर भी नेगेटिव नहीं हुआ, देखिए फिर से ही ऊपर आ गया। अभी तो लोग बोलेंगे अरे यार पॉजिटिव न्यूज आ गया, इसीलिए पॉजिटिव न्यूज नहीं, कोई नेगेटिव न्यूज की वजह से ऑपरेशन में प्रॉब्लम नहीं होता, ऑपरेशन ऑपरेशन के हिसाब से चलता है। तो इनका बिजनेस मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। 4,000 के ऊपर मेरा टारगेट है, जिनके पास पोजीशन है बने रहिए, होल्ड कर कीजिए। ऑलराइट, 4,000 के ऊपर आप कह रहे हैं आपका टारगेट है, अभी बने रह सकते हैं। प्रदीप जी, आपके कोई पिक्स आने वाले हफ्ते के लिए? आने वाला हफ्ते के लिए मुझे लगता है कि क्रिसिल लिमिटेड अभी 4609 के आसपास चल रहा है, 4,600 के आसपास का है प्राइस। एंड मुझे लगता है कि स्टॉक ऑलरेडी शॉर्ट टर्म में जितना करेक्शन होना था, लगातार 6,000 से करेक्ट होते होते नीचे आ चुका है। और एक यहाँ पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न बिल्ड हो रहा है, टेक्निकली देखा जाए तो एक बार स्टॉप लॉस थोड़ा कम हो रहा है, 4,350, 4,350 में नेक्स्ट 2 हफ्ते के लिए आपको बाई करने का सलाह रहेगा क्रिसिल लिमिटेड को। और मुझे लगता है कि एक बार आपको 4,850 का पहला टारगेट एंड 5,000 के ऊपर आपको देखने का हाई पॉसिबिलिटीज होगा। तो 4,350 का स्टॉप लॉस के साथ क्रिसिल लिमिटेड को आप करेंट जोन से बाई करके जा सकते ऑलराइट, और कोई? एक हो। और? और कोई नहीं है, और बस इतना ही है। अरे और प्रदीप और एक जी, डिस्क्लेमर देना चाहूंगा मैम, जितने भी सपोज मैंने BL HAL और जितने भी स्टॉक्स बताया, ये कोई भी शॉर्ट टर्म नहीं है, एटलीस्ट आपको 6-8 महीना टाइम देना पड़ेगा। तो क्या होता है ऐसी ना, बात नहीं देखिए है, अभी टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड का कहा था तो मैंने और टाटा 12 मोटर और अशोक लेलैंड भी छह बताया आठ महीने का व्यू है, था। 1-2 हफ्ते का व्यू नहीं है। तो क्या होता है ना, व्यूअर्स को क्लैरिटी नहीं होता, सोचते हैं कि अरे मैंने बता दिया मतलब नेक्स्ट मंथ भी ये चलने वाला है, ऐसा नहीं है। 2-3 हफ्ते के लिए मुझे लगता है कि क्रिसिल लिमिटेड को लेके जाना चाहिए। 4,350 का स्ट्रिक्टली, मैक्सिमम 4,300 के आसपास का स्टॉप लॉस उस केस में। 2 हफ्ते का व्यू रहेगा, 4,850 एंड 5,000 के ऊपर टारगेट है जी। ऑलराइट, तो ये हो गया क्रिस्टल लिमिटेड का। गोपाल सुपानी जी हमारे मेंबर हैं, सवाल लेकर आए ADF फूड्स पर। कह रहे हैं 1 ईयर का टारगेट व्यू क्या होना चाहिए प्रदीप जी इसका? देखिए चार्ट अभी भी नेगेटिव है, इसका जो 200 वीकली मूविंग एवरेज डेली मूविंग एवरेज प्राइस था ऑलमोस्ट 250 में, उसका भी नीचे चल रहा है। और आपको तो पता ही है अभी 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, मतलब ये कहाँ से कहाँ जा सकता है। तो मैं एक बार अवॉइड करने का सलाह दूंगा उनको। पहले 200 जो डेली मूविंग एवरेज प्राइस है इसके ऊपर आके सस्टेन करे, एटलीस्ट 253 के ऊपर सस्टेन करे, देन वी शुड टॉक। ओके, आप कह रहे हैं अभी पहले लेवल्स वॉच करने चाहिए। कुलदीप मेरी जी हैं, एक कल्याण ज्वेलर्स पर सवाल लेकर आए, आ ही जाता है कल्याण ज्वेलर्स पर सवाल। कह रहे हैं मेरा 491 का बाइंग प्राइस है, कह रहे हैं होल्ड करूं या सेल कर दूं, मेरा 3 मंथ्स का व्यू है। मुझे लगता है कि कितने पे बाइंग बताया आपने? 491। 491, मतलब 491। 492 के आसपास ही चल रहा है, आपको बने रहना चाहिए। आपको एक 458 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत गिर चुका है स्टॉक, तो मुझे लगता नहीं कि इससे ज्यादा गिरेगा। तो 460 458 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड करने का सलाह रहेगा। प्रदीप जी, इस वक्त जो सेक्टर लोगों की में ज्यादातर जुबान पर सुनने में आ रहा है वो है मेटल सेक्टर। तो मेटल सेक्टर को लेकर इस समय आप क्या व्यू रख रहे हैं? देखिए मेटल सेक्टर को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो थोड़ा डिटेल्स में एनालिसिस करते हैं मेटल सेक्टर का। अभी हम्म। निफ्टी मेटल इंडेक्स 10,277 के आसपास का क्लोजिंग दिया है। जून 2024 में इसका टॉप बना था ऑलमोस्ट 10,200 के अप्रोक्सीम। उसके बाद हमने देखा सितंबर 24, जब से मार्केट नीचे गिर रहा है तब से, लास्ट ईयर से, तभी भी हाई था ऑलमोस्ट 10,200 के आसपास, और अभी जो है 10,277, मतलब 50-60 पॉइंट ऊपर आया है। बट ये जो ऊपर आया है, दिस इज नॉट ये कंफर्मेशन की नहीं निफ्टी मेटल में ब्रेकआउट आ चुका है, ऐसा नहीं है। सो अभी भी मैं देख पा रहा हूँ मेक और ब्रेक जोन पे है। अगर यहाँ से बाउंस बैक करके एटलीस्ट 10,300 को नेक्स्ट वीक भी होल्ड कर पाता है, तो फिर यहाँ पे मुझे लगता है कि नेक्स्ट 1.5-2 साल के लिए निफ्टी मेटल में एक तेजी आ सकता है। अदरवाइज
एक बार यहाँ से हाईली पॉसिबिलिटीज है हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, मतलब लास्ट 2 बार जो फेल हुआ है इस बार भी फेल होने का पॉसिबिलिटीज भी है। तो इसलिए 10,300 का जो जोन है मुझे लगता है कि क्लोजली वॉच करना चाहिए। आज भी टॉप बनाया था 10,350 के आसपास, मोटा मोटा 300 के ऊपर एक हफ्ता क्लोज हो गया तो एक कंफर्मेशन आ जाएगा। ऑल राइट, और इसमें कोई आपके स्टॉक्स हैं जो आपकी नजर में है? टाटा स्टील अच्छा है लगता है, और टाटा स्टील अभी 173 के आसपास है। मुझे लगता है कि आप निफ्टी मेटल इंडेक्स को वॉच कीजिए, उसके साथ साथ टाटा स्टील को भी आपके वॉच लिस्ट में रखिए। ये मुझे अच्छा लगता है, फंडामेंटल टेक्निकल साउंड बढ़िया लगता है। ये बहुत जल्दी आपको 189-90 जैसे क्रॉस करेगा, आपको अगेन 4-6 महीने का प्लान रखिए, 230-240 का टारगेट रहेगा। तो टाटा स्टील अगर करंट जोन से को जाना हो वो खरीद सकता है, या फिर अभी आप कोई लेवल्स बताएंगे जिनका वेट करना चाहिए? अगेन निफ्टी मेटल का साथ सेम व्यू रहेगा। मुझे लगता है कि एक थोड़ा 3-4 दिन आप देखिए, निफ्टी मेटल अगर 10,300 को होल्ड कर पाता है और टाटा स्टील अगर 170 के जोन को होल्ड कर पाता है तो फिर यहाँ पे जो रैली होगा कंटिन्यू होगा। इस केस में आपको पहला टारगेट 189-190 के जोन पे आएगा, क्योंकि वहाँ पे रेसिस्टेंस है। वो क्रॉस करने के बाद आपको 240 का लेवल आते हुए दिखाई देंगे। तो एट फर्स्ट यू शुड wait for 2 to 3 days and watch if the stock above रहता है 173 के आसपास, तो देन आपको पोजीशन कैरी करना चाहिए। ऑलराइट, तो आप कह रहे हैं अभी थोड़ा सा वॉच करके ही आगे कोई स्टेप लेना चाहिए मेटल सेक्टर में आपके हिसाब से। हमजा जी जी अपना सवाल लेकर आए हैं, कह रहे हैं गुड इवनिंग नेहा जी एंड प्रदीप जी। गुड इवनिंग हमजा जी। सागर सीमेंट पर इनका सवाल है, कह रहे हैं होल्ड करें या एग्जिट करें? इनका जो बाइंग प्राइस है वो है 281 का। देखिए, मुझे लगता है कि अभी भी गिरावट इसमें बाकी है, 230 तक जाने के लिए रेडी हो सकता है। तो अभी भी उतना तो मोमेंटम मुझे नहीं लग रहा है। 251 हो सकता है एक रिकवरी आ जाए, लेकिन हमने तो दिया था स्टार सीमेंट चला भी था और अभी करेक्शंस में आया है। मुझे लगता है कि अगर आपको रखना है तो स्टार सीमेंट आप रख के चलिए। ऑलराइट, वैस्कॉन इंजीनियर्स में पूछ रहे हैं कि क्या ये सही समय है एंट्री लेने का? वेस्कॉन इंजीनियर अभी 71 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में रैली इसका हो चुका है, तो अभी तो 74 तक जा सकता है मैक्सिमम। तो उसके ऊपर अभी शॉर्ट टर्म में एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, तो अभी तो फ्रेश बाई नहीं करने का सलाह दूंगा। वेस्कॉन का मेरा कॉल था 61 के आसपास, मैंने प्रॉफिट बुक कराया 69, 70, 68 के आसपास समथिंग। सो अभी तो फ्रेश बाई करने का सलाह नहीं रहेगा। ऑल राइट, मुकेश जी आए हैं सवाल लेकर, कह रहे हैं कंफर्म करने आए हैं, शो देख रहे हैं लगातार, अभी तक सवाल नहीं पूछा है, तो कह रहे हैं क्रिसिल लिमिटेड ही टॉप पिक है ना मैम? हाँ, क्रिसिल ठीक ठाक है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। जी मुकेश जी थोड़ा सा शो रिवाइंड करके देखिए, अच्छे से सारे लेवल्स डिस्कस करें। प्रदीप जी ने एक स्टॉप लॉस भी सजेस्ट किया है, तो उसी हिसाब से आप अपनी सारा जो भी व्यू है जो आप सोचिएगा वो बनाइएगा। और वेल प्रदीप जी, ये तो हो गई जो हमने डिस्कशन किया था वो। अब एक बात बताइए कि कुछ फर्म्स ये बता रही हैं कि सोने में तेजी जो है वो बरकरार रहने वाली है, तो निवेश के लिहाज से सोना अभी कितना सोना है? वो गाना याद आ रहा है, सोना कितना सोना, एक गाना है ना। सो अभी देखिए, जिस तरीके का गोल्ड का रैली है, टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी तो इन्वेस्ट करने से डर लग रहा है बहुत, क्योंकि आप देखेंगे चार्ट ऐसा नहीं ऐसे ऊपर उठा है। ठीक है, तो अभी मैं बोलूंगा अभी एक बार अवॉइड करके जाइए। लेकिन मैं नेगेटिव है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, पूरा आप ट्रेंड में है। अब जब आप ट्रेंड में होता है, इसका प्राइमरी ट्रेंड आप ट्रेंड में है, सेकेंडरी ट्रेंड आप ट्रेंड में है, 30 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा, 5 मिनट, क्या देखूं, सब कुछ पॉजिटिव में ही है। तो देखिए, हाँ, पॉजिटिव तो है, लेकिन अभी फ्रेश बाय करना इतना हाई प्राइसेस में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नहीं करना चाहिए। मैं वेट करूंगा, कंसोलिडेशन के लिए वेट करूंगा, चाहे यहाँ से और थोड़ा 5-7% ऊपर आ जाए, 10% ऊपर आ जाए, लेकिन मैं वेट करूंगा। तो गोल्ड सिल्वर में अभी तो नहीं मैं इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि लगातार आप देखेंगे गोल्ड सिल्वर रिलेटेड जितने भी ईटीएफ है सब में ब्रेकआउट आ रहा है। तो इसीलिए एक बार अभी तो करेंट जोन से मैं अवॉइड ही करूंगा। मैं अगर जरूरत पड़े तो नेक्स्ट 6-8 महीना फिर से वेट करके जाऊंगा, लेकिन इस इतना प्राइस में तो मैं नहीं लेने वाला। एटलीस्ट आई नीड सम कंसोलिडेशन। अगर इससे थोड़ा महंगा भी हो और कंसोलिडेशन हो, उस मार्केट के हिसाब से एडजस्टेड होगा, इकोनॉमी के हिसाब से एडजस्टेड होगा। लेकिन जिस तरीके का यहाँ पे तेजी आया है, अभी तो मैं मुझे लगता है कि फ्रेश बाई नहीं करना चाहिए। ऑलराइट, तो ये तो हो गया आपका गोल्ड पर व्यू। नीरज गाइड लोटस डेवलपर्स पर अपना सवाल लेकर आए हैं, इनका जो परचेज प्राइस है वो है 200 का, 200 का। आपसे स्टॉप लॉस और टारगेट सजेशन मांग रहे हैं।
देखिए आप मैक्सिमम 184 183 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, इसके रैली पॉसिबल होगा 200 के ऊपर। तो आप एक बार वॉच लिस्ट पे रखिए, 200 के ऊपर रैली जाने पे इसमें मोमेंटम पॉसिबल होगा। 184 182 मैक्सिमम एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ऑलराइट, 184 182 आप कह रहे हैं मैक्सिमम स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करने के लिए। ज्ञान जी हैं, लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस लिमिटेड पर सवाल लेकर आए हैं। 170 की इनकी बाइंग है, तो कह रहे हैं सर आगे क्या करना चाहिए मेरे को। देखिए अगेन एक क्वेश्चन हो गया है आई थिंक। हाँ, 155 के आसपास का एक स्टॉप लॉस था जो ब्रेक हो चुका है। उसके बाद मुझे लगता है कि एक बार आपको निकल जाना चाहिए, अदरवाइज आप और थोड़ा नीचे डाउन साइड देखेंगे। 160 के ऊपर सस्टेन करने पे और ऊपर जाएगा। मोबिक्विक पर भी इनका सवाल है। मोबिक्विक इन्होंने खरीदा है 300, कह रहे हैं सॉरी पूछ रहे हैं कि 300 प्लस तक कब तक आ सकता है। देखिए मूवी क्विक का कॉल मैंने कल रात को दिया था, हमारे जितने भी गोल्ड डायमंड एंड सिल्वर मेंबर्स है तीन सबको दिया था मैंने, और कॉल दिया था मैंने 273 से बताया था 265, इस रेंज पे आप बाय कीजिए। इस केस में आपका पहला टारगेट होना चाहिए था 2686, अचीव है। सेकंड टारगेट मेरा 300 के आसपास है। तो मुझे लगता है कि सेकंड टारगेट भी ऑन द वे कमिंग सून है बहुत जल्दी। इस केस में मेरा स्टॉप लॉस जो हमने दिया था क्लाइंटों को वो है ऑलमोस्ट 251 to 50 के अराउंड। सो मुझे लगता है कि बाकी आप बने रहिए, 300 भी पॉसिबल है, लेकिन अभी फ्रेश बाई करना नहीं है। अगर यहाँ से और थोड़ा नीचे होता तो फिर वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल होता। ऑलराइट, तो आप कह रहे हैं अभी फ्रेश में आप अभी सलाह नहीं दे रहे हैं इनको। प्रदीप जी, पीएसयूज कब तक चलेंगे, ये कुछ पीएसयू बताएं। अभी चलेगा, अभी लंबा चलेगा पीएसयू, बीच बीच में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगा। और मुझे लगता है कि स्पेशली पीएसयू बैंक्स में अभी भी रैली पॉसिबल है, बाकी है। तो कुछ लेवल्स या कुछ पिक्स आपके डिस्कस हो सकते हैं सेक्टर में। मतलब आज ना मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, आज नेहा मैम ने मुझे 10 पिक मांगे थे, तो मैंने बताया अभी 10 पिक मिलेगा कहाँ से, क्योंकि मार्केट कंसोलिडेशन पे है। तो एंकर ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला स्पीकर बताना चाहिए, मतलब उनके अंदर से जो है निकालना चाहिए जो भी है। हम देखिए लोग अभी थोड़ी सी स्ट्रैटेजी ट्विस्ट कर लेते हैं, प्रदीप जी से कुरेद कुरेद कर पूछ लेते हैं। ठीक है बढ़िया। देखिए पीएसयू में मुझे लगता है कि मैम कैनरा बैंक अभी चला नहीं है। कैनरा बैंक एक ऐसा बैंक है जो बढ़िया चलने का पोटेंशियल लगता है करेंट जोन से भी। 150 125 127 के अराउंड ही एक रेसिस्टेंस था, मुझे लगता है कि यहाँ पे घूम फिर के स्टॉक फिर से आपको 165 70 आ जाएगा। सेकंड है आपका इंडियन बैंक। इंडियन बैंक आपके चैनल में भी मैंने पिक दिया था, जी इनफैक्ट आपके चैनल में मैंने, आई डोंट नो आपने ट्रैक किया कि नहीं, आपके चैनल पे जितने भी स्टॉक मैंने बताया था ऑलमोस्ट 80% ऑफ द स्टॉक बहुत शानदार रैली किया। हाउएवर स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस बिल्कुल फ्यूचर में बिल्कुल। इंडिकेट नहीं होता। इंडियन बैंक अभी 765 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि 840 जाने के लिए रेडी हो रहा है इंडियन बैंक। ऑलराइट, लेवल्स कुछ आप बता दें अगर किसी को इन्वेस्ट करना हो तो। अभी तो देखिए कैनरा बैंक भागा नहीं, तो कैनरा बैंक के साथ जाना मैं पसंद करूंगा ज्यादा। और इंडियन बैंक कभी भी अगर अगेन आपको 715-20 के आसपास मिलता है तो आप एक्यूमुलेशन कीजिए। ऑलराइट, तो ये दोनों बैंक्स हो गए, पीएसयूज भी डिस्कस किए। प्रदीप जी, अब आने वाले हफ्ते की तैयारी के लिए कुछ आप जाते जाते बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स। मैम इतना टाइम तक इतना कुछ तो बता दिया, और क्या बताना है। कोई मुझे लगता है कि स्ट्रैटेजी कुछ ही। मुझे अच्छा मुझ चलिए, एक सवाल आ गया बड़ा अच्छा, मिथिलेश जी जो आपसे कह रहे थे कि सर बताइए कि भाई वो क्रिसिल पिक है या नहीं है, अब फाइनली वो सवाल लेकर आ गए हैं। कह रहे हैं जीपीआईएल का शेयर इन्होंने खरीदा हुआ है 268 पर, तो आपकी सलाह मांग रहे हैं, और जय बालाजी इंडस्ट्रीज पे भी मांग रहे हैं, पर वो बात है, पहले आप जीपीआईएल बता दीजिए। जीपीआईएल में हमने कॉल भी दिया और बढ़िया चला भी, उसके बाद धीरे धीरे अभी अभी एक करेक्शंस पे आया है। तो मुझे लगता है कि अभी भी इसका प्राइमरी ट्रेंड पॉजिटिव है, सेकेंडरी ट्रेंड इसका जस्ट कंसोलिडेशन पे आया है। गोदावरी पावर हाँ आपको भी याद होगा, बहुत बार बताया हाँ मैंने। तो बिल्कुल। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ट्रेंड बढ़िया है, बने रहिए। प्राइमरी ट्रेंड स्ट्रांग है, सेकेंडरी ट्रेंड बस रेस्ट लेने आया था, अभी ऊपर जाने वाला है। और जय बालाजी को हाथ नहीं लगाना है क्योंकि इसका ट्रेंड नेगेटिव है। मुझे जय लगता है कि बालाजी का जो इनका बाइंग प्राइस है वो है 104 रुपए। नहीं, दो आपको से एग्जिट तीन करना महीने है। का व्यू है इनका। एग्जिट करना है क्योंकि ओवरऑल लास्ट 2-3 साल से नेगेटिव ट्रेंड में है। अब देखिए डेली कैंडल आप भी खोल के देखिए, कुछ भी पॉजिटिव मोमेंटम नहीं है। और अभी भी इसमें मुझे लगता है कि 120-25 के ऊपर इसमें कुछ प्राइस एक्शन बन सकता है, तो वो बहुत दूर है।
मुझे लगता है कि करेंट जोन से उनको एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। ऑलराइट, तो आपको जीपीआईएल पर भी व्यू मिल गया मिथिलेश जी, और जय बालाजी पर भी प्रदीप जी की तरफ से। तो प्रदीप जी, आने वाले हफ्ते की तैयारी आप कैसे कर रहे हैं? देखिए, मैं स्टॉक स्पेसिफिक कर रहा हूँ, और मैंने रिसेंटली बहुत मेहनत करके 2-3 रात टाइम देके हमारे स्ट्रैटेजी को बदला है। मोमेंटम को नहीं चूज करना है, अभी ऐसे स्टॉक ढूंढना है जो स्टॉक मुझे लगता है कि ऊपर से थोड़ा बहुत टॉप बना के नीचे आया है। और मेरा स्ट्रैटेजी अभी ऐसा है, मैं ओपन ही करता हूँ मेरा स्ट्रैटेजी, कि 30-40% चलने के बाद जो स्टॉक बेस बनाने के लिए नीचे आ रहा है, करेक्शन आ रहा है, 30% 40% चलने के बाद उसका 60%, उसका 70% डाउन आ रहा है, उसके बाद फाइव मूविंग एवरेज प्राइस के ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा हम्म। है। सॉरी, ऐसे स्टॉक्स को मैं चूज कर रहा हूँ, अपने लिस्ट में, वॉच लिस्ट में ऐड कर रहा हूँ, और हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको अभी हम बैठ के सैटरडे संडे रिकमेंडेशन देने वाला है। तो उसके अंदर से एक जो स्टॉक मैंने क्रिसिल का बताया, ये मेरा आज दोपहर का स्टडी है, नेक्स्ट वीक का प्रिपरेशन है। और मार्केट मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी कंसोलिडेट ही करेगा, ऐसा कोई एक्साइटिंग मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट हम्म। वीक में 25,000 के ऊपर जाने वाला है, क्योंकि हाँ। इंडिया में जब तक ये एफआईआई लोग आके बाई नहीं करेंगे ना, जियो पॉलिटिकल टेंशन खत्म नहीं होगा, और इकोनॉमिकली क्लैरिटी नहीं मिलेगा ठीक से, और कहीं ना कहीं अभी भी अनसर्टेनिटी है मार्केट में, सो इसीलिए तो 25,000 के नीचे आया था। सो अभी भी एफआईआई का बाइंग नहीं हो रहा है, सो कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं है, तो ऐसा एग्रेसिव होने का ज्यादा कुछ मतलब नहीं होगा, क्योंकि 25,000 के ऊपर आपको एग्रेसिव होना है, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने, क्यों मार्केट 25,000 के ऊपर जा रहा है, फिर से नीचे आ रहा है, हम्म। जहाँ पे मार्केट आपको सुनने के लिए रेडी नहीं है 25,000 के ऊपर, तो फिर आपको तो बैठना चाहिए शांति से। तो मैं बैठा हूं, और मैं ऐसे स्टॉक के तलाश में और खोज में हूं जो स्टॉक ऊपर से बहुत करेक्शंस ऑलरेडी हो चुका है, और एक अच्छा खासा ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। एटलीस्ट अभी के लिए मुझे लगता है कि 1:2 का रेशियो आपका टारगेट स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आप 100 टका रिस्क ले रहे हो तो आपको 200 टका, 250 रुपया आपको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, ऐसे कुछ आपको देखना चाहिए। समटाइम जैसे कि कल हमने मूवी क्विक का कॉल जो दिया था, मूवी क्विक के कॉल में ऐसा नहीं हुआ, मूवी क्विक के कॉल में 50-50, मतलब 1:1, 1:1 का ऐसा होता है समटाइम। सो ऐसे करके सोचना है आपको, और अलग अलग स्टॉक का अलग अलग स्ट्रैटेजी बन जाता है जी। ऑलराइट, स्ट्रेटेजिक तरीके से और थोड़ा सा वॉच करते हुए आगे बढ़ना है। अब सोना कितना सोना है सुन के महेंद्र जी सेंको गोल्ड पर भी आपकी राय मांगने आ गए हैं, कह रहे हैं अभी ले लूं। सेनको गोल्ड मुझे लगता है कि अभी भी अवॉइड करना चाहिए, अभी तो ऐसा कोई मोमेंटम मैं सेनको गोल्ड में नहीं देख पा रहा हूँ। एंड कोलकाता बेस्ड कंपनी है अभी, बेसिकली शुभंकर सेन गुप्तो जो है कंपनी का, जो अभी मेन रन कर रहा है, वही फोर्थ जनरेशन बिजनेस है। जब आईपीओ आया था 400 करोड़ के आसपास इनका आईपीओ रेस किया था, उस टाइम पे मार्केट कैप था ऑलमोस्ट 2,400-2,500 करोड़ के आसपास। उसके बाद अभी का जो मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 5,100 करोड़ के आसपास का अभी का मार्केट कैप है। सो उस देखा जाए तो अभी भी एक जो जितना करेक्शन हुआ है सेनको गोल्ड में, कल्याण ज्वेलर्स में, वो अभी हाँ। उतना ऊपर नहीं आया, रिकवरी हो नहीं पा रहा है। सो रिकवरी हो नहीं पा रहा है, एटलीस्ट तो मोमेंटम में आए तब जाके हम बाय करेंगे, तब जाके आपको वेट करना नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी अगर आप बाय करोगे तो फंसे रहने का चांसेस बहुत है। और कोलकाता बेस्ड कंपनी है तो थोड़ा बहुत ज्ञान मैं रखता हूँ ज्यादा इसमें। डिस्क्लेमर देना कोलकाता ही नहीं, चाहूंगा, आप तो पैन इंडिया ज्ञान रखते हैं वैसे। तो डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, हमारे कोई भी पोर्टफोलियो में नहीं है, और ना ही मैंने कभी रिकमेंड किया है सिनको गोल्ड को अभी तक। चलिए प्रदीप जी, आज आप आए, हमेशा की तरह आपके साथ शो करके बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। आपने हमारे व्यूअर्स के सारे सवालों का जवाब दिया और खूब अच्छे से उनको गाइड किया, एडवाइस किया। यहाँ पर मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी, हमारे एक्सपर्ट आके आपको एडवाइस करते हैं, बट ऑब्वियस आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय आखिर में लेनी चाहिए। प्रदीप जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगता है आपके चैनल में आके शो करके, आपके साथ शो करने में। और ये जो एंकर होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, इनका कला मुझे आज भी समझ में आ गया, कि बताना नहीं चाहता लेकिन वो अंदर से लेना कैसे है वो आपको पता है। सो देखिए, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, जितने भी स्टॉक्स को लेके मैंने बात किया है, कोई भी स्टॉक्स में मेरा कुछ भी पोजीशन नहीं है। बहुत सारे स्टॉक्स क्लाइंटों के पास हमने कॉल दिया है तो क्लाइंटों के पास हो सकता है, बट नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रिलेटेड टू एनी फाइनेंशियल मार्केट मेकिंग सब्जेक्ट टू एम्प्लॉयमेंट पार्टनरशिप, कुछ भी नहीं है कोई भी स्टॉक के साथ। आप अगर हमारे राय से इन्वेस्ट कर रहे हो, इसमें फिनेंशियल रिस्क है, स्टॉक मार्केट पे गारंटी नहीं है। आप एक बार काइंडली खुद से स्टडी कीजिए ना, आपका जो एडवाइजर है उनसे सलाह लेके कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आपको।
थैंक यू सो मच प्रदीप जी, एंड थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आपके कोई भी सजेशंस हो आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम कोशिश करेंगे आपके राय को लेने की। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारी मेंबरशिप नहीं ली है, भाई आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं, जल्दी से हमारी मेंबरशिप लीजिए। इतने अच्छे एक्सपर्ट्स आ रहे हैं शोज में, और उनकी एडवाइस और उनकी गाइडेंस लेने का मौका पाइए, सवाल पूछने का मौका पाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडे। नमस्कार।